नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। नेशन लाइव लगातार एजुकेशन मित्रा सीरीज के थ्रू आप तक शिक्षा से जुड़ी हुई बातें, बुनियादी ज़रूरतें को पहुंचा रहा है। हमारा मानना है कि शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और कभी भी इसको सेकंड दर्जे पे लाके नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन कोविड के दौर ने एक सच्चाई तो हमें बता दी कि एसेंशियल सर्विसेज में शायद स्कूल नहीं है, ट्यूशन सेंटर्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है। मेरे साथ डॉक्टर आर के शर्मा हैं जो इस विषय पे आज मेरे से बातचीत करेंगे। पहला सवाल सीधा यही रहेगा सर मेरा। पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि एसेंशियल सर्विसेज के अंदर स्कूल्स तो अलाउड नहीं है। क्यों ऐसा हो गया कि जो धरती शिक्षा की जननी है वहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज में एजुकेशन काउंट नहीं हो रहा? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है जी, तब से अब तक कहने के लिए, मंच पे से बोलने के लिए, टीवी की स्क्रीन पर आने के लिए और वहाँ भाषण देने के लिए और ये कहने के लिए कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और जो अध्यापक हैं वो राष्ट्र निर्माता हैं, बस इतना कह करके छोड़ देते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस कोविड काल में सबको शाबाशी दी गई। कचरा बीनने वालों को शाबाशी दी गई, हेल्थ वर्कर को शाबाशी दी गई, डॉक्टर्स को शाबाशी दी गई, हमारे सिपाहियों को, सरहद पर लड़ने वालों को, उनको दी भी जानी चाहिए थी, वो इसके काबिल भी हैं। परंतु क्या जिन अध्यापकों ने अपने घर पर रह करके अपने स्टूडेंट्स को सारे इस कोविड काल में पढ़ाया, एक भी नेता ने और एक भी अधिकारी ने एक भी अध्यापक की पीठ पर अपना हाथ नहीं रखा। और हाथ रखने की तो बात छोड़िए, किसी ने एक ने ये भी नहीं कहा कि अध्यापकों ने बहुत बढ़िया काम किया है और हम इनके कार्य की सराहना करते हैं। अब तक कोविड जाने को तैयार है। करीब करीब हर स्टेट से बहुत कम केसेस रह गए हैं। उसके बावजूद भी किसी नेता के मुख से, किसी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के मुख से, किसी एजुकेशन ऑफिसर के मुख से, किसी बड़े अधिकारी आईएएस पीसीएस के मुख से ये सुनने को नहीं मिला कि अध्यापकों ने इस कोविड काल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स ने तो शिक्षा को निरंतर चलाए रखा। भले ही स्कूल से ना हुआ हो, घर से हुआ हो, जूम के थ्रू हुआ हो, गूगल मीट के थ्रू हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हमने ये महसूस किया कि शिक्षकों की ड्यूटी राशन बांटने में लगा दी गई, वैक्सीनेशन सेंटर में लगा दी गई। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि शिक्षक है, उससे क्लर्क वाले काम ना करवाए जाए। पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन ड्यूटीज़ हो, सेंसस हो, और अब तो हमने देख लिया राशन तक बांटना हो, उसमें आपने शिक्षकों को लगा दिया। तो 1.5 साल से शिक्षकों की और शिक्षा की स्थिति क्या है सर? आप एक चीज़ भूल गए, राशन भी बंटवाया और हेल्थ वर्कर की जगह उनकी ड्यूटी भी लगाई जी। इतनी ही नहीं, कोरोना से ग्रसित जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके शवों का उठवाने का काम भी अध्यापकों के द्वारा करवाया गया। सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं ना? सरकारी स्कूल के टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ जी। उन लोगों से शवों को उठवाने का कार्य भी करवाया गया। अब वर्तमान में जो हमारे देश के भाई बहन इस कोरोना काल में कोरोना से ग्रस्त होकर के जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवारों में घर घर जाकर उनके यहाँ सर्वे करने का काम भी हमारे ही उन अध्यापिका के भाइयों के हाथों से करवाया जा रहा है। और राशन बांटते समय विभिन्न प्रकार के जो हेल्थ सर्विसेज देते समय जो बहुत से अध्यापक अध्यापिकाएं संक्रमित हुए और जिनकी मौत हुई, एक को भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कोरोना वॉरियर थे, ये योद्धा थे कोरोना से लड़ने वाले, और कोरोना पीड़ितों की हेल्प करते हुए इन्होंने अपनी जानें गंवा दी। हम इनके परिवारों को शाबाशी देते हैं और हम इतना इनका मुआवजा देंगे या शाबाशी राशि इनको देंगे या प्रोत्साहन राशि हम इनको दे दें। अब तक कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ। अब यहीं से एक अगला सवाल जो शिक्षा की तरफ हम मुड़ेंगे, जब शिक्षकों ने ये सब कार्य किया तो पढ़ाया किसने? और अगर पढ़ाया नहीं तो दिल्ली सरकार का ताबड़तोड़ रिजल्ट आया कैसे? कब के रिजल्ट की बात कर मैं रहे हैं? अभी जस्ट की बात। देखिए भाई, ये श्रीमान जी
अब का रिजल्ट तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरीके से, खैर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था कि इस प्रकार का सीबीएसई ने जो गाइडलाइंस दी कि ऐसे आपने 30% 10वीं का, 30% 11वीं का, 40% 12वीं में जो उसने इम्तहान दिए उनका। देखिए जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं सतत बयान करना चाहूँगा, उनके जब जब भी हम लोगों ने एग्जाम्स लिए, बच्चों ने जो लिखा सो लिखा, और बच्चों पे नहीं लिखा तो माँ बाप ने कॉपी में लिख दी। अच्छा। और कॉपी वो सबमिट कर दी। अगर आप देखना चाहेंगे तो इस प्रकार की बहुत सारी कॉपियाँ मेरे पास मौजूद हैं जो माँ बाप ने लिख कर उनको सबमिट कर दी। ऐसे समय में हम उनको कुछ कहने के लिए भी मजबूर हैं, कह भी नहीं सकते हम। क्यों? उसके 100 बहाने वो कह सकते हैं, हमारा बच्चा उस दिन बीमार था, वो लिखने की स्थिति में नहीं था। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं। तो जहाँ तक ये है कि अच्छा रिजल्ट आया, देखो ये रिजल्ट नहीं कह पाएंगे, ये तो रिजल्ट के साथ में समझौता में कहूँ, खाना पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट मजबूर थी। क्या करती? अब तक कोरोना चलता रहा है, अब तक माँ बाप तैयार नहीं है अपने बच्चों को भेजने के लिए स्कूल और वहाँ बैठ करके एग्जाम देने की। सीबीएसई ने बहुत कोशिश की कि हम 10वीं 12वीं के एग्जाम ले लें, परंतु माँ बापों ने नहीं लेने दिया, इन पॉलिटिशियंस ने नहीं लेने दिया। जबकि ऐसा बात नहीं थी, जब बहुत सारे काम एक जो भी कोरोना के नियम थे उनका पालन करते हुए हो रहे थे, तो ये काम भी हो सकता था। स्कूलों में बहुत लंबी चौड़ी जगह होती है, दूर दूर बैठा करके उनके एग्जाम से लिए जा सकते थे और प्रोटोकॉल और अपनाए जा सकते थे, बहुत सारे काम हो सकते थे। परंतु कुछ माँ बापों ने तैयार नहीं हुए, अपने बेटे बेटियों की सेहत को देखते हुए कुछ नेताओं ने ऐसा नहीं करने दिया और सीबीएसई को बाध्य होकर के ये कदम उठाने पड़े। नहीं तो अंतिम समय तक सीबीएसई यही प्रयास करती रही कि हम किसी ना किसी तरीके से इनके पेपर ले लें। सर अगला सवाल ये रहेगा कि पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि शिक्षा की स्थिति चरमराई हुई है, बच्चों की क्लासेस किस तरीके से हो पा रही हैं वो अपने आप में बड़ा सवाल है। इंटरनेट, मोबाइल, बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है जो शायद बहुत सारे परिवारों के पास नहीं है। लेकिन इन संसाधनों से अतर मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्या स्कूल इस सिचुएशंस के लिए तैयार थे और क्या अब अगर ये 1 साल 1.5 साल आगे कंटिन्यू होता है तो उसके लिए तैयार हैं? देखिए मिश्र जी, जब पहला कोरोना काल आरंभ हुआ तब ना पेरेंट्स तैयार थे ना टीचर्स तैयार। आपको जान करके आश्चर्य होगा, और वो बीइंग ए चेयरमैन ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पब्लिक स्कूल, जो और भी स्कूलों की सूचनाएं मेरे पास हैं, और मैं गवर्नमेंट स्कूल का मैं भी अध्यापक रहा हूँ। अच्छा। उनकी परिस्थितियों से भी मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको गवर्नमेंट मशीनरी और प्राइवेट स्कूल की मशीनरी के बारे में अच्छी तरीके से जो भी सूचना आप मांगेंगे मैं दे सकता हूँ। हमारे बहुत सारे अध्यापक अध्यापिकाएं ऐसे थे जो इंटरनेट से ना वाकिफ थे। अच्छा। उनको उससे कोई लेना देना नहीं पड़ा, आए क्लास में पढ़ाया, रूबरू स्टूडेंट्स होते थे, एक दूसरे के सामने होते थे। और आज की उन परिस्थितियों में जब स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा नेटोरियस स्टाइल के वो क्लास में ठीक तरीके से अनुशासन के तहत बैठ करके पढ़ने को तैयार नहीं है, तो आप ये बताएं कि कैमरे पर एक इंटरनेट के माध्यम से कैसे सीरियसली पढ़ पाएंगे। एक क्लास में 40 मिनट्स की क्लास में अध्यापक को 4 बार 5 बार ये बोलना पड़ता है कि चुप हो जाइए, मेरी तरफ देखिए, तब जाके वो अपने 40 मिनट पढ़ाने की स्थिति में हो पाता है। एक ये तो रही बच्चों की, और ये टीन ईयर से कहलाती है, 14 से 19 साल तक के बच्चे निहायत शरारती किस्म के होते हैं, और शरारत करना ये उनके अंदर प्राकृतिक संवेग हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, ना माँ बाप रोक सकता, ना टीचर रोक सकता। उनके शरीर में प्राकृतिक तौर से डेवलप होना है और वो शरारतें उन्होंने करनी है।
तो बहुत सारे टीचर भी इससे नावाकिफ़ थे, माँ बाप भी नावाकिफ़ थे, बहुतों के पास मोबाइल्स नहीं थे, बहुतों के पास लैपटॉप नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से टीचर्स ने उसको सीखा। हमने भी अपने स्कूलों में अपने बच्चों को, अपने टीचर्स को इसके लिए शिक्षा दी, इसको इस्तेमाल करना सीखा। जो हमारे भाई बहन रिटायरमेंट पर बैठे थे, जो संस्कृत के आदमी थे, जो हिंदी के आदमी थे, जो लिटरेचर के आदमी थे, मैं साइंस के आदमी को या कंप्यूटर के आदमी को तो कह सकता हूँ कि उसको ये सब चीज़ें आती होंगी। परंतु जो इन दूसरी विधाओं के टीचर्स थे उनका तो इससे तो भी लेना देना कुछ नहीं रहा। लेकिन कोविड काल ने एक चीज अच्छी की कि उनको भी डिजिटल लिटरेट बना दिया, डिजिटल से ओतप्रोत इनको बना दिया। ये उनके लिए बहुत अच्छा रहा। और परंतु उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी हैं, हमारे बहुत सारे देश में ऐसे भाई बहन हैं जो अपने बच्चों को आईफोन दिला ही नहीं सकते थे। बिल्कुल नहीं दिला सकते। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं थी कि इतने टेलीफोन, इतने महंगे टेलीफोन वो अपने बच्चे को भी दिला पाते। इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, प्रति महीना पैसा देना है, ये तो अपने सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि अब इसको बच्चों तक पहुंचाया जाना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कदम नहीं उठाए गए। अगला सवाल मैं ये लूँगा कि फ़ोन ना देने के पीछे ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि लोगों ने अपने रोज़गार खोए हैं, पैसा नहीं। स्कूलों की आर्थिक स्थिति पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? क्योंकि आप लोगों से ये कहा गया कि आप लोग बहुत सारे चार्जेस नहीं लेंगे और स्कूल्स के खर्चे तो शायद नहीं रुके थे। आप यहाँ की गलियों से होकर के हमारे विद्यालय तक पहुँचे हैं जी। रास्ते में बहुत जगह कीचड़, पानी आपको भरा मिला होगा। बिल्कुल। अगर अपने आप वाहन से आए होंगे तो वेल एंड गुड। अगर कोई पैदल या स्कूटर से या मोटरसाइकिल से या साइकिल से तो अगर व्यक्ति आना चाहे तो बड़ा मुश्किल है आना। और ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर किस आर्थिक स्थिति को लेकर के यहाँ के लोग रह रहे हों। बिल्कुल। और क्योंकि हमारा ये अनऑथराइज कॉलोनी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और ये इस क्षेत्र का सबसे पुराना स्कूल है। इवन देन हमारे साथ में द्वारका लगती है, द्वारका में भी कोई उस समय पब्लिक स्कूल नहीं होता था। अच्छा। उनसे भी सबसे पुराना हमारा ये स्कूल है। अच्छा। द्वारका सेक्टर 3 के साथ लगता हुआ स्कूल। तो देखिए ऐसी परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि जब आर्थिक स्थिति यहाँ के रहने वालों की कमजोर होगी तो उन्हीं के आर्थिक स्थिति के मद्देहत सोच करके ही स्कूल अपने बच्चों की फीसेज रखेगा। परंतु वो फीसेज भी उस समय नहीं आई। गवर्नमेंट ने क्या था कि एनुअल चार्जेज नहीं लेंगे, डेवलपमेंट चार्जेज नहीं लेंगे। एनुअल चार्जेज, डेवलपमेंट चार्जेज में बहुत सारे ऐसे खर्चे थे जो इसमें स्कूलों का रख रखाव, बिजली है, पानी है, टेलीफोन के खर्चे हैं, इंटरनेट के खर्चे हैं। क्या ये खर्चे रुके क्योंकि सरकार ने क्या आप लोगों को कोई मदद की? मतलब हम ये मानते हैं कि बीइंग अ गार्जियन, घर का जो बड़ा होता है वो मुसीबत में बच्चों की मदद करता है। सरकार अपने नागरिकों के लिए गार्जियन की भूमिका निभाती है। जब सरकार ने ये आग्रह किया कि आप डेवलपमेंट चार्ज ना लें, एनुअल चार्ज ना लें, तो स्कूलों ने तो इस चीज़ को माना। लेकिन क्या आपके प्रॉपर्टी टैक्स में, टेलीफोन बिल्स में, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में रियायत दी गई? आप रियायत देने की बात करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स को चौगुना कर दिया गया। जो पहले 100 रुपये माना, सपोज जहां 100 रुपये का बिल एज ए प्रॉपर्टी टैक्स स्कूलों को देना होता था, वहां उसको 400 रुपये देना पड़ा, 4 गुना। बहुत रिक्वेस्ट करते रहे, किसी ने नहीं सुनी। बिजली और पानी भी कॉमर्शियल हमें देना होता है, प्रॉपर्टी टैक्स भी हमें कॉमर्शियल देना होता है। सारे के सारे उसमें हमारी कोई कटौती नहीं, कोई घटा नहीं। बिना आए जितने बिल पहले आ रहे थे बिजली और पानी के, उतने ही बिल बिजली और पानी वाले भेजते रहे और साथ में धमकियां भी भेजते रहे कि अगर आपने जमा नहीं कराए तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। अच्छा। इतना ही नहीं, ये क्या है कि 3 महीने की हर स्कूल जब रिकॉग्नाइज होता है तो उस समय जो भी स्टाफ होता है, जितना भी स्टाफ होता है, उस स्टाफ की 3 महीने की पे जितनी भी बनती है उतना का एक FDR कराना होता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और मैनेजर के कंबाइंड नाम से। परंतु उसको मैनेजर यदि कभी तोड़वाना चाहे तो तोड़वा नहीं सकता। अच्छा। हमने ऑल दिल्ली लेवल पर तमाम स्कूलों ने
शिक्षा विभाग से ये निवेदन किया कि जो एफडी के रूप में पैसा बिल्कुल डंप पड़ा है, उस एफडी के रूप में आप उसको खोलने की, उसको तोड़ने की परमिशन दीजिए, जिससे हम इस बुरे हाल में, इस बुरे काल में उस पैसे का इस्तेमाल कर लें। जब कभी लॉकडाउन खुलेगा और स्कूलों की फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी तो हम पुनः उसी इतने ही पैसे की फिर एफडी करा देंगे। एलजी को भी लिखा हमने, चीफ मिनिस्टर को भी लिखा, शिक्षा मंत्री को भी लिखा, प्रधानमंत्री को भी लिखा। हमारी चिट्ठियां फॉरवर्ड करके सारी की सारी घूम फिर करके शिक्षा विभाग के पास पहुंच गई। अब तक किसी ने उसका जवाब तक नहीं दिया। 3-3, 4-4 बार हमने उसके रिमाइंडर किए। वो तो हमारा स्कूल का पैसा था, उसमें तो इस सरकार का एक भी नहीं पैसा नहीं था। और वो हमने ये भी कहा कि वो पैसा ऐसे आपातकाल के लिए तो 3 महीने की सैलरी के लिए पैसा रखा गया था। बिल्कुल। जब हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है तो आप हमारे उस एफडी को तोड़ने की परमिशन क्यों नहीं देते हैं? वो परमिशन नहीं मिली। हमारे साथ किसी भी प्रकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट ने या दिल्ली सरकार ने हमारे प्राइवेट स्कूलों के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया। आपने दिल्ली सरकार का जिक्र किया। दिल्ली सरकार शिक्षा के मुद्दे पर लगातार जो है वो प्रखर रहती है, राजनीतिक रूप से तो बिल्कुल ही। वो लगातार प्राइवेट स्कूलों के ऊपर एक शिकंजा कसने जैसी टर्म का इस्तेमाल अखबारों के माध्यम से आता रहता है कि हमने स्कूल के ऊपर ये बंदिशें लगाई क्योंकि उन्होंने फीस जो है वो बढ़ाई। कई बार हम ये देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स के बीच में एक ऐसी प्रतियोगिता चल रही है जिसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है कि अब दिल्ली सरकार और आपके बीच में कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस का रीइंबर्समेंट का पैसा भी आप लोगों को नहीं दिया गया है, तो क्या ऐसी वजह हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहूँगा? देखिए, अगर हम शिक्षा के प्राचीन से प्राचीन इतिहास की तरफ दृष्टिगोचर हों, सदैव से अच्छी शिक्षा प्राइवेट हाथों में रही। अच्छा। आश्रम व्यवस्था से शिक्षा आरंभ हुई भारतवर्ष के अंदर। उसके बाद वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में पहुंची। जब अंग्रेजों का यहाँ शासन हुआ, उन्होंने उस आश्रम व्यवस्था को खत्म किया, समाप्त कर दिया, ये सोच करके कि भारत की संस्कृति तो नहीं, तो ये अगर हमने इस पर विजय प्राप्त नहीं की तो इसको हम अधीन नहीं रख सकते भारतवर्ष को। तो उसके बाद मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में पढ़ाना आरंभ कर दिया। तो ये सब सदा से प्राइवेट हाथों में ही एजुकेशन रहा है। और एक सोचने की बात यह है कि अगर सरकारी विद्यालयों में अच्छी और बेहतर शिक्षा दी जाती तो प्राइवेट स्कूलों की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारे देश के नागरिकों को कष्ट कमाई का पैसा एजुकेशन पर अपने बच्चों के लिए खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी अगर बेहतर शिक्षा, अगर सरकार अपने स्कूलों के माध्यम से समाज को दे पाती। क्योंकि वेलफेयर स्टेट है ये, यहाँ पे तो टैक्स इसलिए ही पे किया है ताकि सर्विसेज मिले, और सर्विसेज नहीं मिले इसलिए प्राइवेटाइजेशन हुआ चीज़ों का। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी, हमारे पास जो स्टाफ होता है, हमारे पास वो स्टाफ होता है जिसकी नौकरी सरकारी स्कूलों में नहीं लगती। ऐसा क्यों? जो बच जाते हैं, ऐसा क्यों? कि क्या बात? अरे भाई, मैंने आपको बताया कि इतने सालों में दूसरा टर्म पूरा करने जा रही है आप सरकार। जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर लगाए थे, उन बेचारों की उम्र भी पूरी होने जा रही है। कल को गवर्नमेंट सर्विस में पहुंच ही नहीं सकते। उनको इन्होंने रेगुलर नहीं किया। रेगुलर करने की बात कह करके ये सत्ता में आए थे, इनको अब तक नहीं किया। वो कहाँ जाएंगे? जिस आदमी की, जिस टीचर की नौकरी हर समय तलवार की नोक पर लटकी हुई हो, आप बताओ कि मन, वचन और कर्म से क्या वो अपने को मजबूत महसूस करेगा? जिस अध्यापक की मनस्थिति बेहतर नहीं होगी, वो कैसे अध्यापकों, बच्चों के साथ में ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे पाएगा? मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं दे पाएगा। जिस घर में जिस बहू को ये लग रहा हो कि मेरी इज्जत यहाँ नहीं होती, न जाने मेरा गला कब काट दिया जाए, हम आशा करेंगे कि वो हमारी बेटी, वो हमारी बहू हमारे परिवार को बहुत स्वादिष्ट भोजन बना के खिला सकती है? असंभव।
अगर हम किसी को प्यार दे सकते हैं, हम सहारा दे सकते हैं, तभी हम उससे बेहतर सर्विसेज ले सकते हैं, बेहतर सेवा ले सकते हैं। ये इस वजह से सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क है, जबकि एक से एक शिक्षा का पूर्व योद्धा वहाँ पर बैठा हुआ है, एक से एक विद्वान अध्यापक सरकारी स्कूलों में है। परंतु क्या 7 साल में कुछ बदला है सर? बेहतर हुई है शिक्षा, क्योंकि बिल्डिंगें बनी हैं, सरकार प्रचार प्रसार कर रही है, आपका क्या टेक है इस पे? आप मुझे बताएं, एक वो जमाना था कि बच्चे लोग पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। इसके लिए तो उनका तर्क है ना कि प्राइवेट स्कूल्स बहुत आलीशान हो गए हैं, तो हम उन बच्चों को वो फील देना चाहते हैं, वो कंफर्ट देना चाहते हैं कि ये वो बताएं, शर्मिंदा ना हो। देखिए, मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमारे यहाँ वह अध्यापक अध्यापिकाएं काम करते हैं जिनकी सरकार में नौकरियां नहीं लगती जी, या ये कहिए कि जिनके मार्क्स इतने नहीं आ पाते। और मेरा मानना ये है कि एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाना एक योग्यता की कसौटी नहीं होती है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी लाइन बोली सर आपने, मुझे को बहुत पसंद आई। योग्यता की कसौटी नहीं होती जी। एक बच्चा है जो सारे दिन अपने बूढ़े माँ बाप के लिए रोटी भी कमा करके लाता है, स्कूल भी जाता है, उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, फिर भी वो 40 और 45% लेकर के पास हो जाते हैं। वो ठीक है, मार्क्स तो उसके जरूर कम आए, परंतु आपने ये नहीं देखा कि अपने माँ बाप की किस तरीके से सेवा कर रहा है। क्या वो पढ़ाई का अंग नहीं है? लेकिन मॉडर्न जो शिक्षा प्रणाली बनी हुई है उसमें तो यही है कि आपके जितने मार्क्स हैं आप उतने योग्य हैं। परंतु अगर ऐसी ही बात है हाँ, कि जितने मार्क्स आए वही हमारी योग्यता का प्रमाण है, तो फिर एंट्रेंस क्यों लिए जाते हैं? मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, दूसरी सेवाओं के लिए, यूपीएससी के एग्जाम के लिए फिर आवश्यकता क्या है ऐसे एग्जाम उसमें एंट्रेंस में भी तो यही है सर कि जो टॉप स्कोरर्स होते हैं उनको जगह मिलती है। मैं जब ये कह रहा हूँ हाँ। कि एक बच्चे के 95% मार्क्स आए ग्रेजुएशन में जी, और एक आईएएस और आईपीएस अफसर बनने की जो क्षमता है वो ये है कि योग्य से योग्य बच्चा होना चाहिए एंट्रेंस में जो आए। क्यों भाई, वो एग्जाम नहीं है क्या? आप उस यूनिवर्सिटीज को खारिज करते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी उनके लिए बेकार है। और जो यूपीएससी एग्जाम ले रही है, तो यूपीएससी जो कैडर है, जो क्लर्क बैठे इम्तिहान वहां ले रहे हैं, जो 12वीं पास हैं, बीए पास हैं, वो एक पोस्ट ग्रेजुएट का, एक फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले रहे हैं, तो क्या वो बोर्ड और सारे के सारी यूनिवर्सिटी बेकार हो गई? एक यूपीएससी बेटर है? ये बताइए। फिर तो उन्हीं मार्क्स को मानक मानना चाहिए ना, उन्हीं के आधार पर उनको नौकरी देनी चाहिए ना। ऐसा क्यों कम माना? यूनिवर्सिटी के महत्व को तो समाप्त कर दिया, बोर्ड के महत्व को तो समाप्त, उन मार्क्स की तो अहमियत ही नहीं रही, उन मार्क्स की तो अहमियत ही नहीं रही। और फिर अगर दूसरे साइड में हम जाएं भी तो कई बार 95% प्राप्त करने वाले बच्चे से ज़्यादा एंट्रेंस में रैंक एक 55% वाले बच्चे का आ जाता है। जैसे मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल कि उसकी पारिवारिक परेशानियां हो सकती हैं, उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे ना आने के लिए, हो सकता है उसके पास किताबें भी ना हो सकता है उसके घर में बिजली भी ना हो, जैसे तैसे करके वो पढ़ करके एग्जाम देता है। लोग अपनी गाड़ी से छोड़ने जाते हैं बच्चों को, हो सकता है वो पैदल वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल तक जाता हो, हाँफता हुआ दौड़ता हुआ पसीने में तरबतर। तो ये बहुत सारी सर, अब वही फिर से मैं वापस उसी सवाल पे आऊँगा, क्या पिछले 7 साल में शिक्षा को लेकर कोई सार्थक बदलाव दिल्ली में आपको देखने को मिला है? पिछले कितने सालों में? 7 साल, 2013 से लेकर 2020 की बात करते हैं, क्योंकि 1 साल तो कोविड ने खा ही लिया। देखिए, ये ऐसी चीजें हैं कि हो सकता है कि दिल्ली सरकार मेरे पे मुकदमा भी दायर कर दे। ये दिल्ली सरकार क्या करती रही है अपने रिजल्ट को बेहतर दिखाने के लिए? माफ करना, मैं उन टीचर्स के बेइज्जती नहीं करने जा रहा हूँ। अभी पीछे आपने डायरेक्टर साहब का एक वायरल हुआ था वीडियो, एक स्कूल में क्लासरूम में जाते हैं और बच्चों से कहते हैं, जो वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं उनका वीडियो वायरल हुआ था। क्लास में जाते हैं, बच्चों आप खाली पेपर छोड़ के नहीं आना, कुछ ना कुछ लिख के आना। मेरी सीबीएसई के ऑफिसर से बात हो गई है, जो कुछ भी लिख देना, नहीं भी आता है तो कुछ भी लिख देना, कोई कहानी ही लिख देना, तुमको पास कराने का काम
मेरा है, मेरा सीबीएसई के ऑफिसर से बात हो गई है। ये क्या, ये किस प्रकार का आचरण किया जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से, और किसके इशारे पे किया जा रहा है? इसी तरीके से बोर्ड पर उतारे जाते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स जो बच्चे लिख देते हैं, फिर अपने आप ही पीठ थपथपा ली जाती है कि हमारे दिल्ली के स्कूलों के बहुत अच्छे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए। जो फेल आ जाते हैं उनके नाम काट करके NIOS से, नेशनल ओपन स्कूल से, पत्राचार से उनके फार्म भरवा दिए जाते हैं। अंतिम सवाल लूंगा सर मैं आपसे, आपने काफ़ी समय दिया मेरे को। क्या आप लोग उस स्थिति में हैं कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ करें तो कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए अपनी कक्षाएं सुचारू रूप से चला पाएं? और सरकार से आप लोगों की क्या दरख्वास्त है? और EWS का जो रीइंबर्समेंट का पैसा है वो क्यों आपको दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए? क्यों दिया जाए, मतलब क्यों जल्द से जल्द दिया जाए? क्यों जल्द से जल्द दिया जाए? देखिए, हमारे इस आप सरकार के नुमाइंदों ने एक बात चीख चीख के कही, आप किसी पेरेंट से फीस नहीं मांगेंगे। जी। एजुकेशन एक्ट 1973 एक एक्ट है जिसके तहत दिल्ली के सारे स्कूल चलते हैं। उसमें प्रावधान है कि अगर बच्चा समय पर फीस नहीं देता तो उसका नाम काटा जा सकता है। अच्छा। उस नियम को धता बता दिया गया। अगर बच्चा फीस नहीं देता समय पर तो उस पर फाइन लगेगा। स्कूलों ने फाइन भी नहीं लिया, स्कूलों ने उनके नाम भी नहीं काटे, और पेरेंट्स ने इसका क्या फायदा उठाया कि कुछ तो ऐसे थे जो बहवक बेचारे फीस देने की स्थिति में ही नहीं थे, पर तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे जिनको हर 30-31 तारीख के जिनके अकाउंट में तनख्वाह पहुंच जाती थी, मैं ये समाज से पूछना चाहूंगा, आखिर ऐसे माँ बापों ने भी अपने बच्चों की फीस क्यों नहीं जमा कराई स्कूलों में? नहीं जमा कराई जी। और जब फीस जमा नहीं कराई जाएगी और डिपार्टमेंट ये कहेगा कि हमने अपने सारे के सारे स्टाफ को पूरी तनख्वाह देनी है, आपने किसी भी स्टाफ के मेंबर की छटनी नहीं करनी है, तो जरा वो तरीका बताइए ना, फिर सैलरी उनको कहां से दी जाए? जी बिल्कुल। हम फीस ले नहीं, आप हमारी FD को भी रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है जो हमारा अपना पैसा है, तुम हमें कोई हेल्प देने के लिए तैयार नहीं हो, उल्टा ये और कहते हो कि माँ बाप फीस दें या ना दें, आप उनका जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप ये बताएं कि CBSE उस बच्चे का इम्तिहान नहीं लेती जिसकी फीस जमा नहीं होती। हाँ बिल्कुल नहीं। सारा का सारा संसार इस बात को जानता है। और हमसे ये कहा जाता है कि आप जिसकी फीस जमा ना हो उसको इम्तिहान से नहीं रोक सकते। अब तो ये भी कहा है ना कि जो बच्चा स्कूल छोड़ना चाहे वो छोड़ ले, TC हम ले लेंगे। ये एजुकेशन एक्ट 1973 की बेइज्जती है। हाँ। जिस एक्ट को 73 के अंदर पार्लियामेंट ने पास किया उसको ओवर रूल्ड कर रही है ये गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट की बेइज्जती कर रही है ये गवर्नमेंट। एजुकेशन एक्ट बना किस लिए? उसके ऊपर आजकल दिल्ली के स्कूल नहीं चल रहे हैं, जिनको सिसोदिया जी कहते हैं, जिसको आज की सरकार कहती है उसके मुताबिक स्कूल चल रहे हैं। एजुकेशन एक्ट का कोई महत्व, नियम का कोई महत्व, कानून का कोई महत्व नहीं रहा। क्या आप कोविड काल में अब स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं? सारे प्रोटोकॉल बिल्कुल हम तैयार हैं। सारे अपने जो भी नियम कानून हैं, कानून इसके कोरोना के, उसको हम पहले भी मानते रहे। जब पिछले साल जनवरी में स्कूल खोले थे कुछ दिन के लिए फिर बंद कर दिए गए थे, प्रोटोकॉल सारे के सारे हम उस समय अपना रहे थे और अब तक अपना रहे हैं। आप जा कर के जायजा ले सकते हैं। हमारे हर बाथरूम में, हर एंट्रेंस पर अपना हाथ को सैनिटाइज करने के लिए मशीनें लगी हुई हैं जी। हर जगह अपने हमारे पे शॉप वाशरूम में वो लगे हुए हैं। हमारे ऊपर ये अपने बाहर गेट पर, जो हर गेट पर जो भी 2-3 हमारे स्कूल के गेट हैं,
या जिस भी प्राइवेट स्कूल के गेट हैं, हर स्कूल के गेट पर टेम्परेचर चेक होने के बाद ही आदमी को अंदर आने दिया जाता है। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल हम अपना रहे हैं। हमारे पास खूब लंबी चौड़ी बिल्डिंग है। आप ये कहिए ना कि 1/4 स्टूडेंट को रोज पढ़ाइए, हम 1/4 स्टूडेंट को बनाएंगे। कम से कम 350-400 स्क्वायर फीट का एक कमरा होता है जी। अरे उसमें 10 बच्चे अगर बैठाएंगे, 15 बच्चे बैठाएंगे, तो क्या कोविड के नियम का पालन नहीं होगा? और जरा मुझे बताएं, आप पिक्चर हॉल खोल सकते हैं, आप मॉल खोल सकते हैं, आप मार्केट खोल सकते हैं, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल जो है वहाँ पर लागू हो रहा है? कौन से नियम कानूनों को माना जा रहा है? आप मेट्रो खोल सकते हैं, आपकी डीटीसी की बस चल रही है, आपके स्कूटर चल रहे हैं, 3 व्हीलर चल रहे हैं, एक के ऊपर एक फटफट सेवा चल रही है जिसमें एक के ऊपर एक चढ़ा रहता है। आप वापिस जाएंगे तो रास्ते में देखिए, तो क्या हमारे उन बच्चों के एक भविष्य के साथ इस तरीके का मजाक करना जरूरी है क्या? ये सिर्फ वोट बटोरने का और दिल्ली की पब्लिक को ये कहने का कि हमें आपके बच्चों का बहुत ख्याल है। तो बच्चों का ख्याल है तो उनको पढ़वाइए ना, उनके सबके घर में ट्यूटर भेजिए ना, तुम सरकार की तरफ से जाए ना ट्यूटर। अगर स्कूल में नहीं भेजना चाहते तो सरकार एक एक ट्यूटर एक एक घर में अलॉट करे, भेजिए, पढ़वाए उन बच्चों। जी सर, ये तो बच्चों के साथ में बहुत नाइंसाफी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।